नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि वकील आपके अपने YouTube चैनल रवि वकील फॉर कंपटीशन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जिसके सभी लोग जानते हैं कि हमारी जी की क्लास शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो आज हमारा 6 डे है। ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, सीधा हम क्लास में चलेंगे। आज हमारा 6वां दिन है और सुबह के 8 बज चुके हैं। तो आज हमारी क्लास शुरू हो रही है 6वें दिन। चलो भाई, ठीक है। तो ये क्लास हिस्ट्री की है और इसमें ए सीरीज जो 1000+ क्वेश्चन रहेंगे। चलो क्या है आगे। आगे हम पढ़ेंगे आज हमारा भारतीय इतिहास का मौर्य काल। क्या पढ़ेंगे? भारतीय इतिहास का हम मौर्य काल पढ़ेंगे। और आज है 4 मई 2020 है आज, और दिन 6वां है हमारी क्लास का। आज 4 मई को एक विशेष बात और ये है कि आज कहीं 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 जगह तो लॉकडाउन फ्री हुआ है, कहीं जगह लॉकडाउन 3 हुआ है। ठीक है, तो आपके शहरों में क्या हुआ है आप जरा बताएं कि लॉकडाउन 3 हुआ या फ्री हुआ। तो बिल्कुल बताए रखें। ग्रीन जोन वाले आज को सेफ रहने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें सब कुछ जानते हैं। इसमें बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसी टॉपिक पाएंगे हम लोग। चलो भाई, क्वेश्चन बात सीधा। मिलिंद पानो क्या है? मिलिंद पानो क्या है? ऑप्शन ए बौद्ध स्थल, ऑप्शन डी बुद्ध का नाम, बुद्ध के नाम, ऑप्शन सी कला का बौद्ध नाम, या बौद्ध पाठ। बताओ वो क्या है। तो इसके बारे में बात करें तो इसका जो आंसर सही होने वाला है, इसका आंसर सही होने वाला है बौद्ध पाठ, यानी ऑप्शन डी सही होगा। इसका थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मिलिंद पानो एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिलिंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक तो बौद्ध का पाठ है या फिर ग्रंथ है, ग्रंथ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और ग्रंथ है। ठीक है, ग्रंथ है। और ये क्या है? इंडो ग्रीक शासक मिलिंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के सम्मान के रूप में रचित है। यानी कि जो इंडो ग्रीक शासक जो थे मिलिंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में जो वाद विवाद बात वगैरह जो हुई थी उसके बीच, उसके बारे में जो लिखी हुई है ये इसके बारे, ठीक है, लिखा हुआ है। चलो आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है चरक के राज चिकित्सक थे। चरक के राज चिकित्सक थे, कौन थे भाई चरक के? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, या कनिष्क। बताओ भाई। तो चरक के राज चिकित्सक थे कौन थे भाई? इसमें जो सही होगा ऑप्शन डी सही होगा, कनिष्क थे। ठीक है, कनिष्क थे। इसका थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो ये राज चिकित्सक तो थे, लेकिन इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। अगर कहेंगे चिकित्सा का जनक किसे कहते हैं? कनिष्क को कहते हैं। ठीक है, इन्हें चिकित्सा के प्रत्येक विधा पर समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की रचना की। इन्होंने क्या किया था? चरक संहिता एक ये थी, एक ग्रंथ था जो रचना की थी चरक संहिता की, चरक संहिता की। तो ये किन्होंने की थी? कनिष्क ने की थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, चरक संहिता की रचना किसने की? ये भी पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ कि चरक संहिता की रचना किसने की थी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? भाई कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई इसको मतलब क्या हुआ? कुषाण कला, फारसी कला, या गांधार कला, या मुगल कला। बताओ भाई क्या हुआ। तो एक चीज़ बता दें आपको कि जो कला भारतीय कला और जब ग्रीक शैली की जब मिश्रण हुआ था, यानी भारतीय कला और ये ग्रीक शैली आपस में जब मिली थी, तो क्या हुआ था? ये क्या बने थे हमारे? ये भारतीय और ग्रीक जब शैली मिली थी तो क्या बनी थी? गांधार कला बनी थी। ठीक है, गांधार कला बनी थी। पेपर में आए हुए क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो आप इसको मिस ना करें बिल्कुल भी, और वीडियो पूरा देखें और वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते हैं। ठीक है, चलो भाई। अगला है कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो भाई बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी क्या सही होने वाला होता है भाई? तो जो इसमें ऑप्शन जो सही होने वाला है वो सही होने वाला है गांधार कला। ठीक, गांधार कला सही होने वाला है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा जान लेते हैं कि गांधार शैली जो थी भारतीय और यूनानी कला की सम्मिश्रण शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षण शक एवं कुषाण थे। ठीक है, इस कला के प्रमुख संरक्षण कौन थे? संरक्षक शक और कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक, या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं आगे। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताओ। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या है? बताओ भाई। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या है? तो कनिष्क, पुलकेशिन, हर्ष, या विक्रमादित्य। बताओ भाई। तो इसका जो आंसर होने वाला है
ऑप्शन ए सही होगा, कनिष्क होगा। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। कनिष्क जो राजा था, कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमारे जो कुषाण वंश का जो और राजा थे उनमें इतनी विशेष बात नहीं थी, कनिष्क की पूरी सारी बातें थी। तो इसका थोड़ा सा बात जान लेते हैं। जो ये राजा था, ये प्रसिद्ध इसलिए था कि इसने जो एक हिंदी पंचांग बनाया था, हिंदी पंचांग बनाया था। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, शक संवत बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला है, शक संवत बोला जाता है, शक संवत बोला जाता है। ठीक है, ये नहीं, शक संवत। ठीक है, शक संवत बोला जाता है। और ये अब एक बात कर ले कि ये राजा कब बैठा था गद्दी पे, ये राजा गद्दी पे कब बैठा। तो ये राजा जो बैठा था 78 ईस्वी में बैठा था, 78 ईस्वी में बैठा था। ठीक है, 78 ईस्वी में बैठा था। और इसी के चलते हमारा जो वो है शक संवत, जो है हमारा जो हिंदुस्तान का जो पिछला जो आर्य जो कैलेंडर है वो इसी पे चलता है। किस पे चलता है, इसी के अनुरूप चलता है। ठीक है, तो आज हमारे यहाँ पे कितना है, 2020 हो रही है, तो इसमें अभी 2078 2098 वगैरह ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अगला है कि कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। देखो, एक क्वेश्चन आ चुका है, फंस चुका है। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा था कि ना, तो कब सीधा सीधा इसमें आप बता दोगे कि भाई अभी मैंने बताया था कि इसके क्या 78 ईस्वी में बैठा था। ठीक है, सिंहासन पर, राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए या फिर राज सिंहासन बैठे, तो यही था। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। शक संवत किसने और कब शुरू किया। भाई शक संवत किसने और किसने शुरू किया, भाई इसको बता सकते हो। मैंने ये बताया कि किसने शुरू किया था। भाई कौन सा ऐसा राजा था जो इसने शक संवत शुरू किया था। ठीक है, शक संवत किसने शुरू किया था, कुषाण ने किया था। ठीक है, तो कुषाण ने किया था, तो कब किया था, 78 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था। तो भाई इसका कौन था भाई, बौद्ध धर्म का भाई। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन जो आपको दिख रही होंगे, तो बौद्ध धर्म का कुषाण शासक, देखो ये जो सारे थे वो अलग अलग थे, इसमें एक ही है हमारा कुषाण का, ये कनिष्क होगा। ठीक है, ऑप्शन डी कनिष्क सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी। तो भाई इसमें जो ऑप्शन है ए बी सी डी, हर्ष, अशोक, कनिष्क और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसमें बात करें कि भाई जो कला की गांधार शैली जो थी, कला की गांधार शैली पनपी थी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी, कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी। और जो थी, इसका थोड़ा जानेंगे डिटेल में। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली भारत ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण था, यानी भारत ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण था। जो जब भारत और ग्रीक की जो शैली मिलती थी उसे बोलते थे यूनानी बोलते थे। ठीक है, तो इसका केंद्र बिंदु गांधार था, इसका केंद्र बिंदु क्या था, गांधार था। अतः इसे गांधार कला शैली भी कहा जाता है। अतः क्या कहा जाता है, इसे गांधार कला शैली भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्ति काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई, यानी कि इस कला में जो बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्ति जो बनाई गई थी काले स्लेटी पत्थरों से बनाई गई थी। ठीक है, आगे समझ, चलो भाई आगे चलते हैं कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था। भाई कौन कलिंग का एक महान शासक था। देखो इसमें, देखो भाई ये बात करें कि अजातशत्रु तो मौर्य वंश का था, तो ये है नहीं। बिंदुसार मौर्य वंश का था। मयूर शर्मन ये अलग था। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। सीधा बचा कौन, खारवेल। तो खारवेल ही क्या था, कलिंग का शासक था। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है कि देखो पेपर में कई बार कैसे पूछा गया है कि जो अशोक का युद्ध किस व्यक्ति के साथ हुआ, अशोक का युद्ध किस राजा के साथ हुआ था। अशोक, ठीक है, अशोक का युद्ध किसके साथ हुआ था, अशोक का युद्ध किसके साथ हुआ था, वो कहते थे कलिंग के साथ हुआ। ये कलिंग क्या था, कलिंग था एक राज्य, क्या था, एक राज्य था। कलिंग था क्या, कलिंग क्या था, एक राज्य था। लेकिन जो राजा का नाम था, राजा का नाम, कलिंग के राजा का नाम क्या था, खारवेल था। जो लेकिन जो अशोक का जो युद्ध हुआ था वो कलिंग के साथ हुआ था, लेकिन कलिंग का युद्ध जो हुआ था किसके साथ हुआ, खारवेल के साथ हुआ था। ठीक है, खारवेल के साथ हुआ था। इसके लिए हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। आप जैसे इसको तोड़ना चाहो, नोट करना चाहो, वो कर लेना। चलो भाई आगे चलते हैं। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे। राजा खारवेल किस चेदी वंश के वो थे। ठीक है, बताओ राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे। तो इसमें बात कर लें कि जो राजा खारवेल थे, बताओ भाई किसके थे। ऑप्शन ए चोल मंडलम, ऑप्शन बी कलिंग, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी पुरुषपुर। भाई अभी मैंने बताया कि जो राजा खारवेल थे वो कहाँ के थे, कलिंग के थे। ठीक है, राजा खारवेल कहाँ के थे, कलिंग के थे। तो वही उनका वंश था, वही उनका क्या था, वंश था। और यही इसी वंश के थे। ठीक है, तो सॉरी, इसको मैं बात करूं कि राजा खारवेल किस चेदी वंश के थे, महानतम शासक थे,
तो कहाँ के थे, कलिंग के थे, ठीक है, ये कलिंग के थे, ठीक है। चलो भाई, जो वहाँ पे जो कलिंग में कौन सा वंश चलता था, चेदी वंश चलता था, ठीक है, ऐसे कर सकते हो इसको कि जो कलिंग में जो वंश चलता था चेदी वंश था, ठीक है। चलो भाई, कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया, किसको संरक्षण दिया था, हिंदू धर्म को, शैव धर्म को, बौद्ध धर्म को या जैन धर्म को, बताओ भाई। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था, किसको दिया संरक्षण दिया था भाई, जो जैसे जो अशोक जो थे वो किसके अनुयायी हुए थे, बौद्ध धर्म के नहीं हुए थे, ठीक है। अब जो हिंदू धर्म के तो पहले थे ही, वो हिंदू धर्म के तो पहले थे ही। शैव धर्म जब तक आया नहीं था, शैव धर्म जब आया नहीं था तो कौन था भाई, तो ये जैन धर्म में हुए थे, ठीक है, जैन धर्म में हुए थे, इसलिए डी ऑप्शन सी है भाई। इसको थोड़ा सा ऑप्शनों के ऊपर भी लिया करो कि हिंदू धर्म के तो पहले थे ही वो, अशोक और कलिंग तो हिंदू धर्म के थे ही वो। और लेकिन क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म में तो किसने लिया था, अशोक ने ले लिया। अब भाई बौद्ध धर्म के बारे में, अशोक कलिंग के बारे में कोई बात हुई नहीं है, तो क्या रहा है, जैन धर्म के बारे में। तो ऐसे भी आता है कि राजा खारवेल किस धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। चलो भाई आगे चलते हैं। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था, सातकर्णी फर्स्ट, या गौतम पुत्र सातकर्णी, या शीशमुख, या डी हाल, बताओ भाई। तो इसमें जो आंसर सी होने वाला है गौतम पुत्र सातकर्णी, ये यहाँ के सबसे, इसके सातवाहन का सबसे बड़े शासक थे, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, यानी सातवाहन वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसकी माता गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति तथा पुलुमावी के नासिक गुहालेख से इनकी सैनिक सफलताओं के विषय में सूचना मिलती है। नासिक प्रशस्ति से पता चला कि इनके वाहनों ने तीनों समुद्रों का जल पिया था, या तीनों समुद्र यानी कि बंगाली खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर, यानी इनके वाहनों ने क्या किया था, तीनों ही मतलब तीनों सागर इनके उस समय में इन्होंने क्या किया था, बंगाली खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर को छान के पटक दिया था, ठीक है, इधर से उधर आना जाना इनका पूरा जीत लिया था, ठीक है। तो ये क्या थे, सबसे महान शासक, सबसे बड़े शासक थे वहाँ के, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी, भाई अभी पिछली क्लास में कराया था, ये सबसे बड़ा पाठशाला केंद्र, शिक्षा केंद्र, विद्या केंद्र क्या है भाई, बताओ क्या है, क्या है बताओ, कराया था ना, तो कराया था क्या था, इसमें ऑप्शन बोलूँ या नहीं बोलूँ समझ नहीं आ रहा है। अगर पिछली क्लास देखी तो आराम से बोल दोगे, तो ये क्या होगा, तक्षशिला होगा, ठीक है, तक्षशिला होगा। इसका थोड़ी जान लेते हैं कि तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ है, यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित था, यह मौर्य युग से ही पहले ही था। नालंदा एवं उज्जैन गुप्तकालीन, जबकि विक्रमशिला पाल युगीन विद्या केंद्र थे। तक्षशिला नगरी अत्यंत प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी थी। यह आधुनिक रावलपिंडी से 20 मील पश्चिम की ओर सिंध तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। इसकी सबसे अधिक ख्याति शिक्षण क्षेत्र मानी जाती है। यह उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। तो इसको मैंने यही बताया था कि कहाँ स्थित है, ये रावलपिंडी से 20 मील पश्चिम की ओर स्थित है, ठीक है। और ये किन दो नदी के बीच में, सिंधु, ये क्वेश्चन कई बार बनता है, सिंधु और किसके बीच में, झेलम के बीच में, किसके बीच में, झेलम के बीच में स्थित है। ये जो तक्षशिला है सिंधु और झेलम नदी के बीच में, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक है, कल पढ़ेंगे गुप्त काल में पढ़ेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग जानते हो क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ समझदार हो, इसको कहने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।